जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लुसेंट सब्जेक्टिव के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जिसमें नई आर्थिक नीति से शुरू करेंगे हम लोग। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, जो इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर है उसको हम उसमें कवर किए हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से संबंधित है, जिसका उद्देश्य उत्पादिता में सुधार, नई तकनीकी को आत्मसात करना तथा समग्र रूप से क्षमता के पूर्णतः प्रयोग को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देना है। नए आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1985 ईस्वी में बनाई व शुरू की गई। नए आर्थिक सुधार की दूसरी लहर नरसिंह राव की सरकार के काल में 1991 ईस्वी में आई। नई आर्थिक सुधार नीति 1991 को शुरू करने का कारण खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या थी। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे: निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। नई आर्थिक सुधार नीति 1991 के मुख्य क्षेत्र थे: राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारित नीति, विदेश नीति, औद्योगिक नीति, विदेश विनियोग नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति। राजकोषीय नीति 1991 के तहत मुख्यतः 4 कदम उठाए गए: सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना, कर एवं भिन्न राजस्व को बढ़ाना, केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना, अनुदान राशि में कटौती करना। मौद्रिक नीति 1991 के तहत स्फीतिकारी दबावों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए। औद्योगिक सुधार नीति 1991 ईस्वी के अधीन जिन उपायों को लागू किया गया वे हैं: 18 उद्योगों की सूची को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिए गए। ये पहला था। इसमें दिया हुआ है औद्योगिक क्षेत्र और विदेशी निवेश की सीमा, यानी कि किस क्षेत्र में विदेशी कितना निवेश किया जा सकता है। तो जो सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र है उसमें 49% है, और निजी जो बैंकिंग है उसमें 74%। गैर बैंकिंग और वित्तीय जो कंपनी है उसमें 100% है, और बंदरगाह निर्माण में भी 100% है। विद्युत एवं ऊर्जा में 100% है। पर्यटन क्षेत्र में भी 100% है विदेशी निवेश की सीमा। और वैसे ही दूरसंचार में भी 100% है, और लघु उद्योग क्षेत्र में भी 100% है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में 49% और दवा उद्योग में 100%। नागरिक उड्डयन में 100%, बीमा क्षेत्र में 74%, कोयला खनन में 100% है। कुरियर सर्विस में भी 100% है, और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन में 74% है। सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% है, और पावर एक्सचेंज में 49% है। स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी में 49% है, और चाय बागान में 100%। एसेट्स रिकंडीशन में 100% है विदेशी निवेश की सीमा। रक्षा उत्पाद में भी विदेशी निवेश की सीमा 100% है, और कृषि एवं पशुपालन में 100%, पर्यटन में भी 100%, और टेलीकॉम सेक्टर में भी 100%, और रेलवे अवसंरचना यानी कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विदेशी जो निवेश है वो 100% तक की सीमा है। मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% है, और पेंशन में 49%। प्रिंट मीडिया 26% है, और शिक्षा में 100% है। एफएम रेडियो में 49% है, और प्राइवेट सिक्योरिटीज में 74% की सीमा है। दूसरा था एमआरटीपी कंपनियों को विनियोग हेतु एमआरटीपी आयोग से मुक्त कर दिया गया। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्रियाओं का दायरा सीमित कर दिया गया तथा उक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई, यानी कि जो पहले सरकार काम करती थी उसको अब ये निजी हाथों में देना शुरू कर दिया गया। विदेशी नियोग नीति 1991 के तहत जिन सुधारों को लक्ष्यबद्ध किया गया वे हैं: बहुत से उद्योग में 51% विदेशी हिस्सा पूंजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की स्वतः स्वीकृति दी गई। दूसरा था, निर्यात में लगी विदेशी व्यापार कंपनी को 51% तक हिस्सा पूंजी लगाने की अनुमति होगी। सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग में तकनीकी संधियों के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी। व्यापार नीति 1991 के तहत अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोन्नत करने हेतु उद्योग को प्राप्त अत्यधिक व अविवेकपूर्ण संरक्षण धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति 1991 के तहत उद्योगों में कार्यकुशलता व बाजार अनुशासन लाने के लिए जिन उपायों को लागू किया गया वे हैं: आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई थी, वर्तमान में केवल 2 उद्योग हैं। जीर्ण उद्योग
के पुनरुत्थान का कार्य औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया। सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन में उन्नति के लिए उद्यमों को बोध ज्ञापन यानी कि MOU के माध्यम से मजबूत किया गया। श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरंभ की गई। अब हम लोग पढ़ेंगे नई आर्थिक सुधार नीति से संबंध कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसमें निजीकरण का मतलब क्या होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंध या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। यानी कि जो भी सरकारी कंपनी है, तो जब उसका वो अच्छे से नहीं वो व्यवस्था हो पाता है तो उसको निजी हाथों में सौंप दिया जाता है, जिसको निजीकरण कहा जाता है। अगला है उदारीकरण। तो उदारीकरण सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रिया है। इसके अंतर्गत निजीकरण भी शामिल होता है। तीसरा है वैश्वीकरण। तो किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया ही वैश्वीकरण है। ऐसे करने से उक्त क्षेत्र में निजी कार्यकुशलता तथा बाहरी तकनीकी ज्ञान प्राप्त होते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, यानी कि विदेशी भी आके यहाँ पे अपना व्यापार कर सकते हैं। विनिवेश। सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना ही विनिवेश कहलाती है। नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 ईस्वी से आगे बढ़ते हुए अब तक काफ़ी खुली, उदार तथा वैश्वीकृत हो चुकी है। वर्तमान में नई औद्योगिक नीति के तहत आरक्षित उद्योगों की संख्या केवल 2 है, परमाणु ऊर्जा एवं रेल परिवहन। संसाधन जुटाने तथा कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से सार्वजनिक उद्यमों में संबंध में विनिवेश की नई नीति वर्ष 1991-92 में अपनाई गई। 100% निर्यात मूलक इकाइयों में 100% विदेशी मूल निवेश की अनुमति दी गई। विनिवेश या अपनिवेश का अर्थ उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना है। 1996 ईस्वी में विनिवेश मुद्दे पर समीक्षा, सुझाव तथा विनियमन के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष यानी कि पहले जो अध्यक्ष थे वो GV रामकृष्ण थे। औद्योगिक आधुनिकीकरण तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप प्रभावित होने वाली तथा बंद की जाने वाली रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के विस्थापित श्रमिकों की सहायता तथा पुनर्स्थापना के लिए सन 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय नवीकरण निधि का स्थापना की गई। दूसरे चरण के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य 7 से 8% वृद्धि दर से निरंतर समान एवं रोजगार सृजनकारी दिशा में विकास तथा देश से गरीबी का उन्मूलन करना है। अगला चैप्टर है भारतीय वित्त व्यवस्था। भारतीय वित्त व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है तथा इसकी पूर्ति की जाती है। भारतीय वित्त व्यवस्था के 2 पक्ष हैं, पहला मांग पक्ष तथा दूसरा है पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियां, सरकार आदि करते हैं, जबकि पूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं करती है। भारतीय वित्त व्यवस्था 2 भागों में बंट गया है, भारतीय मुद्रा बाजार तथा भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को 3 भागों में बांटा गया है, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उपबाजार। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देसी बैंकर, साहूकार और महाजन आदि परंपरागत स्रोत आते हैं। ग्रामीण तथा कृषि शाख में अब भी इसकी महती भूमिका होती है। संगठित क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक शीर्ष संस्था है तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं आती है, जिसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व बैंक के बारे में। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई व 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती है और लागू की जाती है। सर ऑसबोर्न स्मिथ RBI के प्रथम गवर्नर थे। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI गवर्नर CD देशमुख थे।
इन्हीं के समय में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. झा आरबीआई के गवर्नर थे। हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्तुति की थी। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून था, जो अब 8 दशकों के बाद परिवर्तित होने जा रहा है। अगला लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीने अवधि का होगा और उसके बाद सभी लेखा वर्ष सरकार के वित्तीय वर्ष के भांति 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। आरबीआई देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के 2 प्रकार के कार्य करते हैं, एक सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन आरबीआई द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं: करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर का काम, बैंकों के बैंक का काम, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, साख नियंत्रण एवं आंकड़ों का संग्रहण करना व उसका प्रकाशन करना। विकास संबंधी एवं प्रवर्तन कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निम्न प्रकार है: मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण, बचतों को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना, लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना आदि। संस्थागत कृषि साख की सुविधाओं की व्यवस्था का विस्तार रिजर्व बैंक की एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तथा इसी उद्देश्य के तहत 1963 में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीके से किया जाता है: बैंक दर नीति द्वारा, खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा, बैंकों की नकद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके, तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके, विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली अपनाकर, चयनात्मक साख नियंत्रण नीति से तथा नैतिक प्रभाव की नीति द्वारा। सरकार अर्थोपाय ऋण यानी कि आरबीआई से लेती है। आरबीआई के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी करने से साख सृजन में वृद्धि होती है। नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है, जिसे 1957 में अपनाया गया है। इस प्रणाली के तहत जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक को कुल 200 करोड़ का रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण तथा 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा शामिल है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों के शाखा का विस्तार, नियमन, व्यापार समापन का नियमन करती है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता को मार्जिन बढ़ाकर नियंत्रित कर सकता है। कोई भी बैंक अपनी किसी शाखा का हस्तांतरण बिना आरबीआई की अनुमति के नहीं कर सकता है। भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े आरबीआई द्वारा एकत्रित तथा प्रकाशित होते हैं। आरबीआई तरलता प्रबंधन के अंतर्गत मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए रेपो तथा रिवर्स रेपो दर में कमी करता है तथा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए दोनों दरों में वृद्धि करता है, जिससे तरलता में कमी आए। आरबीआई की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है सरकारी बॉन्डों का क्रय व विक्रय। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक उत्तरदायी है। बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं। भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसे 1986 ईस्वी में खोला गया था। इसके बाद 1990 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया। ये सभी बैंक यूरोपियन थे। भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय अवध कमर्शियल बैंक था, जिसे 1981 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1994 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया, जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित था। 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। 1959 में 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया। इन 8 सहायक बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर बना दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का जुलाई 2008 में एवं स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का जून 2009 में
एसबीआई में विलय कर दिया गया। शेष बचे 5 सहायक बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक का 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं है क्योंकि यह शुरुआत से ही राज्य संचालित वित्तीय संस्था रही है। एसबीआई का विज्ञापन पंक्ति है, विथ यू ऑल द वे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारत में 1 लाख के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई में है। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, फ्रांस के कार्डिफ एसए के साथ। विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक के सर्वाधिक कार्यालय हैं। इसके 28 देशों में 59 विदेशी कार्यालय हैं। नाबार्ड ने एसबीआई को स्वयं सहायता प्रणोदन संस्थान का दर्जा दिया है। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों व 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ से अधिक जमा वाले, 15 अप्रैल 1980 को 200 करोड़ से अधिक जमा वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक, यानी कि जब पहले चरण में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया, तो बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा को कर दिया गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक है आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब तथा सिंध बैंक और विजया बैंक। यानी कि पहले चरण में 14 बैंकों को किया गया और दूसरे चरण में 6 बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। अनुसूचित बैंक वे होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित हों, साथ ही जिनकी प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित कोष का योग कम से कम 5 लाख के बराबर हो। सार्वजनिक बैंक वे हैं जिसमें सरकार की धारिता 51% से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल बैंक जमा का लगभग 91% का नियंत्रण किया जाता है। सितंबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया और 1 अप्रैल 1919 को विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिए जाने से राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 17 हो गई थी। 30 अगस्त 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीयकृत बैंकों का एक बड़ा विलय किए जाने की घोषणा की। इसके अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में और आंध्रा बैंक एवं कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक में। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया। यह विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ। इसके फलस्वरूप देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 रह गई। यानी कि अभी सार्वजनिक क्षेत्र में कितने बैंक हैं, तो 12 हैं। संघीय बजट 2020-21 के अनुसूचित बैंकों में जमा धनराशि के लिए बीमा कवर की धनराशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। यह बीमा डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं क्रेडिट गारंटी निगम द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां। बैंकों द्वारा वितरित किए गए ऋण वह भाग है जिसका निष्पादन बेहतर नहीं होता है, अर्थात जिस ऋण की किस्त एवं ब्याज का समय समय पर भुगतान नहीं होता है, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां यानी कि एनपीए कही जाती है। वर्तमान में भारतीय बैंक 90 दिनों तक किस्त एवं ब्याज का भुगतान नहीं होने वाले ऋण को गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां की श्रेणी में रखते हैं। बेसल मानक 1974 में बैंकिंग विनियमन हेतु मानक विकसित करने के लिए बेसल समिति नामक एक अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। इसमें 27 देश एवं यूरोपीय संघ के केंद्रीय बैंक सम्मिलित हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बेसल में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के कार्यालय में स्थित है। बेसल 1, 2 और 3 मानक बैंक जोखिम प्रबंधन से संबंधित है, जो बैंकों के आकस्मिक संकटों से निपटने के लिए उचित व्यवस्था करने की सलाह देते हैं। वित्तीय तनाव की स्थिति में बैंकों को शोधक्षम बनाए रखने के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का सुझाव दिया गया है। बेसल मानकों में
सलाह दी गई है कि बैंक अपनी गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने के लिए अपने ऋण वितरण की प्रक्रियागत नियमों को पूरा करें। भारत के द्वारा 1999 ईस्वी में बेसल 1 मानक और 1 मार्च 2009 में बेसल 2 मानक को स्वीकार किया गया। आरबीआई द्वारा भारतीय बैंकों के लिए बेसल 3 मानक अपनाने के लिए 2 मई 2012 को अंतिम दिशा निर्देश जारी किया गया, जो निम्नलिखित हैं। इसके तहत 31 मार्च 2019 तक भारतीय बैंकों को चरणबद्ध तरीके से बेसल 3 मानकों को लागू करना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण बेसल 3 की कार्यान्वयन जनवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। बेसल 3 मानकों के तहत बैंकों को अपना कोर पूंजी अनुपात 8% जबकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.5 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत बैंकों के लिए अपने सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन की जानकारी को सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस दिशा निर्देशांकों के अनुरूप बैंकों को प्रत्येक वर्ष एक निश्चित राशि से जोखिम फंड का निर्माण करना होगा, जिसका इस्तेमाल संकट की घड़ी में किया जा सकेगा। अगला है बैंकिंग लोकपाल योजना। बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को सुनने और उसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से 14 जून 1995 से बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में 2 बार संशोधन किया गया। बैंकिंग लोकपाल एक अर्धन्यायिक प्राधिकारी है जिसकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसके द्वारा पारित आदेश अंतिम और बाध्यकारी नहीं होता है, बल्कि रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के नेतृत्व में गठित अपीलीय प्राधिकार में इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती है। भारतीय रिजर्व बैंक उन सभी वाणिज्यिक बैंकों जिनकी शाखाएं 10 या उससे अधिक है को ग्राहकों की शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया है। बैंकिंग लोकपाल भारत में कार्यरत भारतीय एवं विदेशी बैंकों से संबंधित शिकायतें, चाहे वे शिकायतें भारतीय नागरिकों या प्रवासी भारतीयों अथवा अनिवासी भारतीयों से संबंधित हो या फिर विदेशी नागरिकों की भारतीय बैंक से संबंधित को सुनने व उसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल 2019 की शुरू की गई थी। इससे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 18 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल लेन देन की शिकायतों के समाधान के लिए एक त्वरित एवं लागत युक्त शिकायत निवारण तंत्र है। बैंकों के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल लेन देनों से संबंधित शिकायतें बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत ही देखी जाएगी। भारत में सरकारी समितियों द्वारा संचालित किए जाने वाले बैंकों को सहकारी बैंक कहते हैं। ये बैंक जिस राज्य में स्थापित होते हैं उस राज्य के नियमों द्वारा संचालित होते हैं। भारत में सरकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। राज्य सरकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्षस्थ संस्था होती है। इसके बाद केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां होती है जो ग्राम स्तर पर कार्य करती है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित विभिन्न समितियां, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। एम.एन. गोईपुरिया समिति, ये ग्राहक सेवा में सुधार के उद्देश्य से है। ए घोष समिति जो बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से है। नरसिम्हन समिति जो वित्तीय बैंकिंग सुधार से है। पी.आर. नायक समिति लघु एवं मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बने समिति हैं। एस.एस. तारापोर समिति विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता से के उद्देश्य से है। आर.बी. गुप्ता समिति कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से है। वाई.वी. रेड्डी समिति छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से है। पी.आर. खन्ना समिति गैर निष्पादन परिसंपत्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन के उद्देश्य से है। और दीपक पारिख समिति आधारिक संरचना के वित्तीय मामलों में सुझाव देने के उद्देश्य से है। डॉक्टर सुब्बा राव समिति मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह के उद्देश्य से है। और दामोदरन समिति बैंकिंग सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सिफारिशें जैसे न्यूनतम बैलेंस की अवधारणा को समाप्त करना, आवश्यक सेवाओं को निःशुल्क बनाने की सिफारिश करना। श्यामला गोपीनाथ समिति लघु बचत योजना के संदर्भ में सुझाव के उद्देश्य से है। ए.के. खंडेलवाल बैंकों में मानव संसाधन दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से है। बिमल जलान समिति नए बैंकों के परमिट के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के उद्देश्य से है। उर्जित पटेल समिति मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करने व इसको सशक्त बनाने के लिए है।
उषा थोराट समिति देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। एम.बी. नायर समिति प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में विद्यमान वर्गीकरण की समीक्षा तथा इस क्षेत्र में उधार से संबंधित मुद्दों में संशोधित दिशा निर्देश प्रस्तावित करने के उद्देश्य से। नचिकेता मोड़ समिति निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु। वहीं अगर देखा जाए दीपक मोहंती समिति, तो ये वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से। अगला हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग क्षेत्र की प्रचलित शब्दावली। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग क्षेत्र की प्रचलित शब्दावली। तो आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे, ताकि आगे मैं वीडियो ऐसा लाता रहूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना पढ़ाई जारी रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।